students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is combustion and flame. Tickle your brain to answer. Why should we not use water to extinguish electrical fires? Extinguish का मतलब होता है किसी भी चीज को बुझाना, स्पेशली ये जब आग लग जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. जब इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस की वजह से जब आग लग जाती है तो पानी से बुझाने के लिए मना किया जाता है. इसका क्या रीजन होता है? अगर आप इलेक्ट्रिकल फायर में पानी डालेंगे तो आपको करंट लग सकता है. Have you ever noticed that why a candle burns when a lighted matchstick is brought near it? What burns in the candle, the wick or the wax or both? Can the wax of the candle burn without the wick? A thin wooden stick burns easily, whereas a thick log of wood does not catch fire easily. Coal does not burn with a flame but becomes red hot and gives heat and light both. A magnesium ribbon burns with a very bright light, whereas LPG liquefied petroleum gas burns with a blue flame. अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल दिए गए हैं. जब उन पे आग लगाई जाती है वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, दिखते भी अलग तरीके से हैं. आपने कैंडल देखी है, कैंडल में वैक्स भी होता है और विक, जो बीच की बत्ती होती है उसको विक बोलते हैं. तो एक्चुअल में जब जलाया जाता है तो विक जलती है. अगर कैंडल में विक यानी कि बत्ती नहीं होगी तो सिर्फ वैक्स क्या जल सकता है. उसके बाद आपका दूसरा क्या एग्जाम्पल लिया गया है, एक लकड़ी का. पतली सी लकड़ी पे अगर आप आग लगाते हैं तो उसमें आग लग जाती है. बहुत मोटी कोई वुडन लॉग होता है तो उसमें आग नहीं लगती है, जबकि कंटेंट मटेरियल दोनों का सेम है. मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो ब्राइट व्हाइट लाइट आती है. ऑन द अदर हैंड एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें जब आप आग लगाते हैं तो ब्लू फ्लेम निकलती है. तो चीजें अलग अलग हैं, आग ही लगाई जा रही है, कंबशन ही हो रहा है, लेकिन वो रिएक्ट अलग तरीके से कर रही हैं. अब सेकंड नंबर पे कोल है. कोल पे जब आप आग लगाते हैं तो कभी आपकी आग निकलती नहीं है. क्या होता है, वो गर्म और ज्यादा हो जाता है और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जब आग लगाई जाती है अलग अलग मटेरियल्स पे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती है. सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंबशन के बारे में. The process of burning in which a substance readily reacts with oxygen or air to give heat and light is called combustion. तो combustion में आपके क्या नेसेसरी चीजें होंगी ही होंगी. कोई भी सब्सटेंस जब एयर और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद आपकी कौन सी दो एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी को और लाइट एनर्जी को. इन दो एनर्जीज को जब प्रोड्यूस करता है तो आपका वो क्या प्रोसेस होता है, कंबशन का. द लाइट विच इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम और एज अ ग्लो. और कंबशन के टाइम पे जब आपकी किसी भी चीज पे आग लगाई जाती है या फायर होता है, उस टाइम पे आपकी किस टाइप की एनर्जी रिलीज होती है, वो लाइट या तो आपको हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी या वो चीज ग्लो करने लग जाती है. ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट अंडरगो कंबशन, यानी कि हर एक आपके सब्सटेंसेस में जब फायर को लगाया जाता है तो कंबशन नहीं होता है. ये जो डेफिनेशन है ये कंबशन की है और कंबशन में ये चीजें होती ही होती हैं. Those substances which burn easily to produce heat and light are called combustible substances. For example, paper, wood, petrol, kerosene, coal, diesel, natural gas, etc. तो आपके वो सारे substances including your paper, petroleum, kerosene, coal, जिसमें बहुत ही आसानी से एक ही बार फायर को लगाने से आग लग जाती है, कंबशन हो जाता है, उनको आप क्या बोलते हैं, combustible substances. Substances which do not burn easily in air or oxygen are called non-combustible substances. For example, glass, cement, soil, iron, stones, etc. अब नीचे ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपका ग्लास, सीमेंट, ये सारी चीजें आती हैं, और वो सारे के सारे substances which do not react with oxygen in the air और combustion नहीं होता है, उनको आप बोलते हैं non-combustible substances. Activity 1. Aim to classify given materials as combustible or non-combustible. This activity needs to be either demonstrated by the teacher in the laboratory or done by the student carefully under the teacher's
सुपरविजन। अब जो एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो या तो आप स्कूल में अपनी लैबोरेटरी में किसी टीचर के सुपरविजन में ही करेंगे, अकेले आपको ये नहीं करना है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड: टोंग्स, वुल, क्लॉथ पीस, आयरन नेल, करेंसी कॉइन, मैच स्टिक, स्ट्रॉ, स्टोन, candle and candle stand, matchbox. Method: using the matchbox, light the candle and place it on the stand. Using the tongs, hold each of the items mentioned above over the candle fire and try to burn the materials one by one. Observe if you can burn all of them or not. Record your observations in the table given below. तो क्या सब्सटेंसेस आपको चाहिए? मटेरियल्स आपको कुछ चाहिए होंगे, टोंग्स, वुल यानी कि जो आप गर्मियों के गर्म रखने के लिए सर्दियों में आप जो कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ पीस, आयरन नेल, करेंसी कॉइन, मैच स्टिक, स्ट्रॉ, स्टोन, कैंडल एंड कैंडल स्टैंड, और एक चाहिए आपको माचिस। आपको एक एक करके टोंग में हर एक मटेरियल को, कैंडल को लाइट करके उसके ऊपर रखना है और देखना है एक एक करके कि किस में आग लगती है और किस तरीके से वो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं। ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको ऊपर मटेरियल्स रिक्वायर्ड में जितनी भी चीजें आपने रखी हैं वहां पर है। बर्न्स, अगर वो बर्न करता है तो आप यस लिखेंगे, बर्न नहीं करता है तो आप नो लिखेंगे। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन: There are 3 conditions necessary for combustion as follows: presence of air or oxygen, presence of a combustible substance, attainment of ignition temperature or kindling temperature of the combustible substance। तो ये 3 चीजें, सबसे पहला क्या है? एयर या फिर ऑक्सीजन आपकी होनी ही होनी चाहिए। जहां पर आपका ऑक्सीजन कट हो जाता है वहां पर कंबशन नहीं होता है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे जब किसी इंसान को आग लग जाती है किसी भी साइड पे तो तुरंत उसके ऊपर कोई मोटी कंबल डाल दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि तुरंत ही एयर का कांटेक्ट बंद हो, ऑक्सीजन ना आए और तुरंत ही आग बुझ जाए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जिन चीजों पे आग लगती है। तीसरा है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कौन सा होता है? किसी भी सब्सटेंस में, कपड़े के नीचे भी या किसी भी चीज के नीचे जब आप फायर करते हैं, आग लगाते हैं, तो तुरंत ही उस पे आग नहीं पकड़ी जाती है। एक सर्टेन टेम्परेचर रीच होता है, बहुत ज्यादा गर्म कोई चीज होती है उसके बाद ही आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए या फिर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, या फिर जिस सब्सटेंस पे आप लगा रहे हैं आग उसका टेम्परेचर किंडलिंग यानी कि थोड़ा सा हाई होना चाहिए। तो ये 3 आपके नेसेसरी कंडीशंस है। ये तीनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो कंबशन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन: Oxygen is necessary for combustion to take place. Let's understand this by the following activity. तो अब जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, इससे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कंबशन के लिए। एम: to observe that oxygen is necessary for combustion. Materials required: a small and a large glass tumbler, 3 candles and matchstick box. Method: number 1, take the 3 candles, light them and fix them on a tablet at some distance from each other. Number 2, cover the first candle with the small tumbler. Third, cover the second candle with the large tumbler, and fourth, leave the third candle uncovered. Observe what happens to each of the 3 candles. तो यहाँ क्या करना है आपको? इस तरीके से आपको 3 टम्बलर्स ले लेने हैं, तीनों के अंदर आपको कैंडल्स रखनी है और उसमें से आपको एक जो आपका टम्बलर है उसको आपको ढकना नहीं है, किसी भी चीज से ओपन रखना है। दूसरे को आप अपसाइड डाउन करके रखेंगे और तीसरे के ऊपर आप एयर को ब्लॉक करने के लिए कोई कार्डबोर्ड रख देंगे। Observation: you will observe that the candle covered with small tumbler goes off first, then the candle covered with the large tumbler goes off, the third candle that was uncovered continues to burn. अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जिसमें आपने छोटा सा टम्बलर रखा हुआ था उसकी जो आग है वो सबसे पहले बुझेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने, सबसे पहली बात तो समझना ये जरूरी है कि जो स्टार्टिंग के 2 है जिनको आपने ढका है
उसमें से जिसको आपने सबसे छोटा टम्बलर रखा है उसके अंदर जितनी भी एयर जब तक प्रेजेंट होगी तब तक उसमें आग लगी रहेगी। जैसे ही एयर यानी कि एयर में प्रेजेंट जितना भी ऑक्सीजन यूज कर लेगी कैंडल, उसके बाद वो आग बुझ जाएगी। फिर आएगा बड़ा टम्बलर, जितनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट होगी उतना वो कैंडल यूज करेगी, तब तक आग जलती रहेगी। जैसे ही एयर अंदर की खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा, वो भी बुझ जाएगी। लेकिन तीसरा जो आपका टम्बलर है जिसमें आपने कैंडल रखी है अनकवर्ड, ढका नहीं है, उसकी आग जलती रहेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो आपकी ऑक्सीजन है उसको वो यूज कर रही है। सो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। The candle used the oxygen present inside the beaker for burning. When all the oxygen was used up, the flame went off. There was less oxygen in the small tumbler due to its small volume. Thus, the candle in the small tumbler goes off first, followed by the candle in the large tumbler. The third candle that was uncovered and had a regular supply of oxygen and thus continued to burn. तो अभी आपको मैंने पूरा समझाया कि कौन सी में पहली आपकी आग बुझेगी और उसका रीजन क्या है। From the above activity, it is clear that a regular supply of oxygen is necessary for the combustion of combustible substance. इसमें आपका कीवर्ड है regular, यानी कि कंटिन्यूअस। आग अगर लगी हुई है वो आप चाहते हैं वो जलती रहे तो रेगुलर ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरी है। द मोमेंट ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी वैसे ही कंबशन बंद हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग पॉइंट। The lowest temperature at which a particular substance burns in the presence of air is called its ignition temperature. A substance cannot catch fire if the temperature is lower than its ignition temperature. तो ignition temperature क्या है? वो temperature है जिसमें air के साथ react करके, oxygen के साथ react करके कोई भी substance में आग लगाई जाती है, ignition temperature होता है। उस temperature से नीचे अगर temperature होगा तो combustion possible नहीं है। Know it too. The fire triangle is a simple model for understanding the basic requirement of fires. A fire would naturally occur in the presence of heat, fuel and an oxidizing agent. अब आपको यहाँ पे एक fire triangle है, ये समझने के लिए आपको बहुत ही easy पड़ेगा कि आग लगाने के लिए natural circumstances में आपको heat, fuel और oxidizing agent इन तीनों की जरूरत होती है। Activity 3. Aim to show that the effect of ignition temperature on combustion. Materials required: aluminum foil or tin, lighted candle. Method number 1: take a piece of aluminum foil or tin and make a hole in it. Second, now take a lighted candle and slide the metal foil just below the flame and above the melted wax as shown in the given figure. Observe what happens. Observation: you will see that the flame first reduces and then extinguishes. When the metal foil is placed below the flame, it conducts away the heat and brings down the temperature below the ignition temperature of the wax, resulting in extinguishing the candle flame. तो यहाँ पर क्या है, एक वैक्स लिया गया है यानी कि कैंडल लिया गया है जो अल्टीमेटली आपका वैक्स से ही बना होता है और आपके एक कैंडल के एक सर्टेन पॉइंट पे एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दिया गया है। अब जैसे ही वो उस पॉइंट पे आपकी हीट आती है उसके बाद वो जलना बंद कर जाएगा, आपका कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो सारी की सारी हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा, दूर ले जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आग बुझ जाएगी। एक्टिविटी 4. Aim to show that a substance cannot catch fire if its temperature is lower than its ignition temperature. Materials required: water, paper cups, burner. Method number 1: take some water in a paper cup and place it on a grill over the flame as shown in the figure. Second, place another cup over the grill without adding water to it. Observe which cup starts to burn. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कप लेना है, कप में आपको पानी डालना है और उसके बाद आपको उस पर क्या करना है, हीट कर देना है, बर्नर के ऊपर रख देना है। बिल्कुल वैसा ही आपको एक और कप लेना है, बर्नर के ऊपर रखना है, लेकिन उसमें आपको पानी नहीं डालना है। अब आप नोटिस करेंगे इस एक्टिविटी में क्या होगा, जिसमें आपका पानी है
उसमें आग नहीं लगती है, बट जिसमें आपने पानी नहीं डाला है उसमें आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हीट अप होना चीज स्टार्ट होगी तो पानी गर्म होना शुरू होगा, पानी है, इसकी वजह से आपका जो पेपर है उस पे आग नहीं लगती है। Observations. The empty paper cup catches fire and starts burning. The paper on cup containing water does not catch fire. The water in the cup becomes hot. This is because the heat supplied to the paper cup containing water is transferred to water by conduction. Hence, the paper is not heated above its ignition temperature and therefore does not catch fire. क्या रीजन है? अभी आपको बताया गया था, जिस कप में आपका पानी होगा सबसे पहले जो हीट है वो कौन अब्जॉर्ब कर लेगा? आपका पानी ने अब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए उस कप का इग्निशन टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट तक अटेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उस पर आग नहीं लगी। ऑन दी अदर हैंड, जिस पेपर कप में पानी नहीं है उसका जो पेपर का जो, वैसे ही पेपर आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, तुरंत ही आग लगाते ही वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, हेंस उसमें आग लग जाएगी। Caution, carry out this activity under the supervision of your teacher or parents. ये जो एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हुए भी हैं, इसीलिए ये एक्टिविटी आपको या तो अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में या फिर टीचर के सुपरविजन में ही करनी है, अकेले सिर्फ मस्ती मस्ती में नहीं करनी है। Different substances have different ignition temperatures. Some substances like petrol, LPG, alcohol catch fire easily. This is because their ignition temperature is low. Such substances are called inflammable substances. अब आपके जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, हर किसी का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही जल्दी आग लग जाती है, जैसे एलपीजी, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब में बहुत ही जल्दी आग लग जाती है, जिसकी वजह से ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। A matchstick does not catch fire on its own, but it catches a fire immediately when rubbed against a rough surface. तो आपके घर में जो माचिस की डिब्बी है उसमें आग तिल्ली पे अपने आप ही नहीं लगती है, जब आप उसको एक रफ सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं उसके बाद आग लगती है। You will not be able to burn wood with a matchstick. You have to use paper or kerosene to start fire because the ignition temperature of wood is high. Substances which do not catch fire easily are called non-inflammable substances. अब आपका जो वुड होता है, सिंपली अगर आप उसको माचिस से आग लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें नहीं लगेगी, या तो आपको उसमें पेट्रोल, केरोसिन जैसे सब्सटेंसेस डालने पड़ेंगे या पेपर की मदद लेनी पड़ेगी। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें डायरेक्टली बहुत आसानी से आग नहीं लगती है, किसी और कंबस्टिबल सब्सटेंस को आपको ऐड ऑन करना पड़ता है, उनको आप बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेबल substances. Complete or incomplete combustion. When the supply of oxygen is adequate, a substance burns completely with the formation of carbon dioxide and water. This is called complete combustion. जब आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है किसी भी चीज में, जब आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फॉर्मल लैंग्वेज में कंबशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट है, पूरी तरीके से सब्सटेंस बर्न हो सकता है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है कंप्लीट कंबशन। जिसमें आपका बाय प्रोडक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर नहीं निकलता है, या फिर आपका सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट नहीं है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट कंबशन। When the supply of oxygen is inadequate, the substance does not burn completely and the combustion is said to be incomplete combustion. It results in the formation of carbon monoxide, soot and water besides producing less heat and light. अब आपका बिल्कुल कंप्लीट कंबशन का ऑपोजिट क्या है? जब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई इनएडिक्वेट है, आपका जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से नहीं बर्न हो रहा है, कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट में आपका जो फॉर्मेशन हुआ था कंबशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हुआ था, बट इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, विच इज अ हार्मफुल गैस। कंप्लीट
combustion produces less pollutants compared to incomplete combustion. Combustion is an irreversible chemical reaction. अब आपका जब कंप्लीट कंबशन होता है पूरी तरीके से, तो आपका पोल्यूशन कम होता है क्योंकि उसमें से पोल्यूटेंट्स कम निकलते हैं. इनकम्प्लीट में ज्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं. तो इसीलिए जो आपका ये कंबशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंबशन आपका इररिवर्सिबल केमिकल चेंज है. यानी कि आप एक बार किसी चीज में आग लगा देते हैं, उसको वापस आप पुराने सब्सटेंस जैसा नहीं बदल सकते. फॉर एग्जाम्पल, कपड़े में अगर कंबशन होगा, आग लग चुकी है, कंप्लीट कंबशन हो चुका है, वापस आप उसको नॉर्मल कपड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंबशन. सबसे पहला है स्लो कंबशन. Some combustion processes are very slow. The process of rusting, oxidation of iron in presence of moisture and the digestion of food, oxidation of food are some examples of स्लो कंबशन. तो कुछ आपके ऐसे कंबशन होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग. रस्टिंग में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है आयरन का इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. यानी कि आपका जो लोहे का सामान है, कोई भी सामान हो सकता है ये लोहे का, अगर उसमें आयरन या कोई भी टाइप का गैल्वेनाइजेशन नहीं हो रखा है, तो उसमें पानी अगर लगातार पड़ रहा है, ऑक्सीजन लगातार हो रही है, तो उसमें जंग लग जाता है. सिमिलरली डाइजेशन जो है वो भी एक टाइप का कंबशन है, बट इट इज अ स्लो कंबशन प्रोसेस. दूसरा है रैपिड कंबशन. Some substances catch fire very quickly. Such type of combustion that takes place very fast with the emission of large amount of heat and light is called rapid combustion. For example, when a burning matchstick or a lighter is brought near a gas burner, the gas starts burning immediately with the evolution of heat and light. अब कुछ क्या प्रोसेस होते हैं, बहुत क्विकली आग लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे कभी होंगे, आप खुद नहीं करेंगे, अपनी मम्मा को बोलेंगे, वो आपको करके दिखाएंगी. जैसे ही आप लाइटर या मैच स्टिक को जब गैस के पास लेकर जाते हैं, उसको ऑन करते हैं और उस पर आग लगाते हैं, तो तुरंत ही हीट इवॉल्व होती है और लाइट आने लग जाती है, तुरंत ही आग लग जाती है. तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल रैपिड कंबशन का. तीसरा है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन. Some substances catch fire on their own when they are exposed to air. Such type of combustion is called spontaneous combustion. अब spontaneous में क्या होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. जैसे ही ये वाले जो substances होते हैं, एयर यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, खुद ही उनमें आग लग जाती है, कंबशन खुद हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड फोस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. Forest trees are also the examples of spontaneous combustion. अब आपको यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, सोडियम और फोस्फोरस. इनको जैसे ही आप ओपनली निकालेंगे, एयर के कांटेक्ट में आएंगे, इसमें अपने आप ही कंबशन हो जाता है. फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुनते हैं हम कि किसी जंगल में आग लग गई है, तो वहां पे कोई बैठकर आग नहीं लगाता है. जब हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, सन की हीट, तो अपने आप ही जो वहां के सूखे पत्ते होते हैं उसमें आग लगना शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें आप खुद से कुछ नहीं करते हैं, अपने आप ही एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें कंबशन हो जाता है, उसको आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. फिर है आपका एक्सप्लोजन. Some substances burn with the evolution of tremendous amount of heat, light and a loud sound. This type of combustion is called explosion. For example, when crackers are lighted, heat, sound and light are produced. जब explosion में क्या होता है, for example, हाँ पहले आपको example बताया जाएगा. जब दिवाली होती है या कुछ भी ऐसा त्योहार होता है और पटाखे फोड़े जाते हैं, तो उसमें जैसे ही आग लगाई जाती है, हीट भी निकलती है, गर्म भी होता है, लाइट भी निकलती है, आपको चिंगारी भी निकलते हुए दिखाई देती है, प्लस आवाज भी आती है बहुत तेज की. तो ये होता है आपका एक्सप्लोजन, जिसमें 3 टाइप की चीजें होती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है और एक तेज आवाज आती है. ये होता है एक्सप्लोजन. नो इट टू. During respiration, digestive food is broken down by the reaction of oxygen in body cells to produce carbon dioxide, water and heat energy. Thus, respiration is a kind of slow combustion of food to produce heat
एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में भी यही होता है, जब आपका खाना जो पेट में होता है, जब डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका खाना क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये रेस्पिरेशन जो है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन। फ्लेम, द फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर। तो फायर जिसका आपको विजिबल पार्ट दिखाई देता है, जैसे कैंडल में आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, फ्लेम। The color of the flame varies with the nature of combustible substance and the amount of oxygen supply. Temperature of the flame of different fuels is also different. All materials do not burn with a flame. अब अलग अलग substances पे जो combustible flame होती है वो अलग कलर की होती है। यहाँ आपको येलो कलर या ऑरेंज कलर की दिखाई देगी, जब आप गैस को जलाएंगे तो उसमें आपको ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। अलग अलग सब्सटेंसेस में आपको अलग अलग कलर की फ्लेम दिखाई देती है। रीजन होता है कितना ऑक्सीजन सप्लाई है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि फ्लेम आपको किस कलर की दिखाई देगी। एंड जितने भी मटेरियल्स होते हैं सब में फ्लेम नहीं आती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 5, aim to prove that some materials burn with a flame while others do not. Materials required: a candle wax, a camphor, a magnesium ribbon and a charcoal piece. Method number 1, take the above materials and light them with a matchstick. Second, observe what happens. Do all the materials burn with a flame? Record your observations. First one has been done for you. ये सारे मटेरियल्स आपको लेने हैं, कैंडल वैक्स लेनी है, कैम्फर लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और चारकोल का पीस लेना है। हर एक को एक एक करके आपको मैच स्टिक लगानी है और देखना है कि सारी चीजों में जब आप आग लगाते हैं तो क्या फ्लेम निकलती है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कैंडल, जब आप कैंडल को जलाते हैं तो नेचुरल सी बात है, सबको पता है फ्लेम निकलती है। तो कौन से कलर की निकलती है, येलो, तो टिक करा हुआ है। अब नीचे कैम्फर है, कैम्फर में आप आग लगाएंगे तो उसमें आपको नहीं दिखाई देगा फ्लेम, तो नो लिख देंगे। सिमिलरली आपको सारे को, हर एक चीज को एक एक करके आपको मैचस्टिक के साथ टेस्ट करना है। कैंडल वैक्स, कैम्फर and magnesium ribbon burn with a flame, whereas charcoal piece does not burn with a flame. अब क्या है, इन तीनों में जब आप करेंगे तो आपको फ्लेम दिखाई देगी, बट जो चारकोल पीस है उसमें आपको फ्लेम नहीं दिखाई देगी। कॉशन, कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। ये एक्टिविटी भी बाकी एक्टिविटीज की तरह आपको अपने टीचर की सुपरविजन में ही करनी है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। A candle flame. A candle flame is divided into the following 3 zones. तो candle flame के भी 3 zones होते हैं। सबसे पहला है innermost zone, ये वाला। It appears black and is the dark zone of a candle. No combustion occurs here because of lack of oxygen. It contains unburnt wax and is the last hot region of the candle flame. तो इनर मोस्ट जोन जो होती है कैंडल की वो आपकी ब्लैक कलर की होती है। कोई कंबशन यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच ही नहीं पाती। दूसरा है आपका मिडल जोन। Partial combustion takes place here and wax vapor starts burning with a yellowish flame. यहाँ पे partial combustion होता है, complete नहीं होता है, और धीरे धीरे वैक्स के कांटेक्ट में आके आपकी फ्लेम जलने लग जाती है, येलो कलर की दिखती है। This region of the candle flame is moderately hot. It is also known as the luminous zone. Moderately hot होती है और luminous zone कहते हैं इसको। फिर आती है तीसरी, the outer zone. This is the region of complete combustion of wax vapor with a blue vapor flame. The wax burns here completely and produces carbon dioxide, water vapor and heat. This region is hottest part of the candle flame. फिर तीसरा पार्ट आता है कंप्लीट कंबशन होता है, आउटर मोस्ट होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कांस्टेंट होती है और यहाँ पर आपका क्या होता है, वाटर वेपर होती है। ब्लू कलर की फ्लेम आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप कभी भी कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो येलोइश के ऊपर आपको हल्की सी ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है। ब्लू कलर की फ्लेम का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन। इसीलिए जब आप गैस में भी जब आप कंबशन करते हैं, लाइटर से जलाते हैं, तो उसमें आपको ब्लू कलर की गैस दिखाई देगी और जैसे
जैसे जैसे आप उसको कम करते रहेंगे तो वो येलोइश या ऑरेंज कलर की होती है। तो जहां पर कम कंबशन होता है वहां पर आपको येलो या फिर ऑरेंज कलर दिखाई देगा। ब्लू कलर की फ्लेम है यानी कि कंप्लीट कंबशन है, ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई है। एक्टिविटी 6, aim to show that the outermost non-luminous zone of a candle flame has a high temperature. Materials required: aluminum foil or tin. Light a candle. Method: hold a thin and long copper wire with a pair of tongs and penetrate its tip just inside the outermost zone of the candle flame. Observe what happens. Observation: the wire in contact with the outermost zone of candle flame becomes red hot. This shows that the outermost zone has a high temperature. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है कैंडल का, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उसमें जैसे ही आप कोई चीज़ लगाएंगे तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। आपको एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, टिन लेना है और एक जली हुई कैंडल लेनी है। एक लंबी और पतली कॉपर की वायर लेनी है, एक पेयर ऑफ टोंग से उसको पकड़ना है और उसको धीरे धीरे आपको जो आउटर मोस्ट पार्ट है कैंडल का उसके अंदर की तरफ लेके जाना है। थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हीट हो गया है। इसका मतलब आउटर मोस्ट पार्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वो हीट को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी 7, aim to prove that the luminous zone of a candle flame is a zone of incomplete combustion. Materials required: glass slide, a pair of tongs, matchsticks and a candle. Method: hold a glass slide with a pair of tongs and put it over the luminous zone of the candle flame as shown in the figure A for at least 10 seconds. Observations: a circular black colored ring is formed on the glass slide. It is the deposition of unburnt carbon particles on the slide. This shows that incomplete combustion occurs in the luminous zone of the candle flame. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, पेयर ऑफ टोंग्स लेने हैं, मैच स्टिक लेनी है और एक कैंडल लेना है। एक ग्लास स्लाइड को पकड़ना है पेयर ऑफ टोंग्स के साथ और उसको आपको जो लुमिनस जोन है कैंडल की उसके ऊपर रख देना है, जैसे आपको फिगर में यहाँ पर गिवन भी है। इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उस जो आपका ग्लास है उसके पास एक ब्लैक कलर का हल्का सा कोई रीजन फॉर्म होने लग गया है। इससे ये प्रूव होता है जो आपका लुमिनस जोन होता है, इनर मोस्ट या बीच वाला जो जोन होता है वहां पर क्योंकि पार्शियल कंबशन होता है तो वहां पर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग जाती है। फ्यूल्स: any substance that burns to produce heat and light energy is called fuel. तो फ्यूल का सिंपल से डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब उसको बर्न किया जाता है तो वो हीट और लाइट एनर्जी, ये दो टाइप की एनर्जी आपकी प्रोड्यूस करता है। On the basis of the physical state, fuels are grouped into 3 categories. सबसे पहला है solid fuels. The fuels like wood, coal, coke and cow dung cake which exist in solid state at room temperature are called solid fuels. सबसे पहला क्या है, सॉलिड फ्यूल। जैसे आपका वुड हो गया, कोल हो गया, जो नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। लकड़ी को अगर आप नॉर्मल अपने कमरे में रखेंगे क्या वो पिघलती है? नहीं, तो वो आपका सॉलिड फ्यूल है। फ्यूल क्यों है? क्योंकि उस पर भी आपकी आग लगती है। सेकेंड, लिक्विड फ्यूल्स। The fuels like oil, alcohol, petrol and diesel which exist in liquid state at room temperature are called liquid fuels. फिर आपके रूम टेम्परेचर है, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, आप रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे यानी कि नॉर्मल एक कमरे में रखेंगे तो वो आपके लिक्विड रहेंगे, हेंस दे आर नोन एज लिक्विड फ्यूल्स। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे गैसियस फ्यूल्स। The fuels like natural gas, biogas and petroleum gas which exist in gaseous state at room temperature are called gaseous fuels. फिर आते हैं आपके नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, पेट्रोलियम गैस, गैसियस फॉर्म होती है तो रूम टेम्परेचर पे भी ये आपके गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं। तो फिजिकल स्टेट किस तरीके के वो दिखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, उसमें आपकी ये 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन है। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कौन सा फ्यूल कितना ज्यादा एयर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना अच्छा कंबशन करता है।
Different fuels produce different amount of heat. The amount of heat energy produced by the complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value of fuel. 1 kg फ्यूल को यूज करते हुए कितना कंबशन हो रहा है, वो होती है उसकी उसी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू. कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर ग्राम. किलो जूल्स पर ग्राम. तो आपकी किसी भी फ्यूल की कितनी कैलोरिफिक वैल्यू है, कितना वो बर्न हो पा रहा है, 1 kg ऑफ फ्यूल में कितना कंबशन हो रहा है, किस वैल्यू में होता है वो, किलो जूल्स पर ग्राम. Higher the calorific value of a fuel, the better is the fuel. The table given below gives the calorific value of some fuels. तो क्या होता है इसका, जितनी ज्यादा किसी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू होगी इसका मतलब है उतना ही ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल वो है. Calorific value of some fuels. Fuel calorific value kilojoules per gram. Wood 17, coal 25 to 33, charcoal 35, cow dung cakes 7, coke 33, kerosene 48, petrol 47, biogas 35 to 40, LPG 50, methane 55 और हाइड्रोजन 150. तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हैं हाइड्रोजन का 150 है और काउ डंग केक्स का 7 है. यानी कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है और लीस्ट एफिशिएंट फ्यूल है आपका बायोगैस. Characteristics of a good fuel. It should be cheap and easily available. अच्छे फ्यूल का क्या निशानी होती है, सस्ता होना चाहिए एक तो, और easily available होना चाहिए. ये नहीं है कि 70 किलोमीटर दूर जाकर आपको वो फ्यूल लेना पड़ रहा है, नॉर्मल मार्केट्स में अवेलेबल होना चाहिए. It should have high calorific value. जो कैलोरिफिक वैल्यू है जो अभी हमने पढ़ी वो ज्यादा होनी चाहिए. It should not produce harmful gases on burning and should not leave ash behind. जो अच्छे आपके फ्यूल होते हैं जब उन पे आग लगाई जाए तो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, और दूसरा जब वो बर्न हो जाए तो पीछे राख ऐश नहीं छूटनी चाहिए. It should be safe to handle and transport. उसको ले जाना आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही सिंपल हो. The ignition temperature of the fuel should be above the room temperature so that it does not catch fire on its own. तो room temperature से ज़्यादा ignition temperature substance का होना चाहिए. अगर room temperature से नीचे होगा तो अपने आप ही उस चीज़ में आग लग जाएगी. तो ये कुछ characteristics हैं जो अच्छे fuels में होने चाहिए. Harmful products obtained from burning of fuels. Carbon-containing fuels like wood, coal, petroleum release unburnt carbon particles into the environment on burning. These are very fine particles that can cause respiratory problems such as asthma and bronchitis. तो आपके जो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स होते हैं जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गई, जैसे ही आप इनको अनबर्न्ड, इनके जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पोल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसको एज्मा बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, आप इनहेल ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर आपके फ्यूल्स अनबर्न्ड रह गए तो. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, kerosene and diesel produce carbon monoxide. It is a poisonous gas. अभी हमने पढ़ा था पार्शियल कंबशन अगर होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि एक जहरीली पॉइजनस गैस है. If a person is exposed to carbon monoxide for a long time, it may prove fatal and he may even die. That's why it is dangerous to burn coal in closed room. अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी जहरीली है, एक कमरे में इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी डेंजरस सब्सटेंस को या फिर किसी भी कोयले को ना बर्न किया जाए. क्लोज्ड कमरे में कोयले को बर्न करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी. इतनी घातक है ये कि अगर बहुत देर तक कोई भी इंसान इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता रहा तो वो मर भी सकता है. Burning of coal in factories and power plants also produces gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which react with oxygen present in the air to form nitrogen trioxide and sulfur
ट्राईऑक्साइड। तो आपकी फैक्ट्रीज जो होती हैं उसकी चिमनीज से भी जो निकलती हैं चीजें, अलग अलग टाइप की गैसेस निकलती हैं, वो भी पॉल्यूटेंट्स होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब ये जैसे ही रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये बारिश को एसिड रेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फर्दर हमारे लिए तो नुकसानदायक है ही, बल्कि मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल का आपने सुना होगा, उसका कलर हल्का सा येलोविश हो रहा है, उसका रीजन फैक्ट्री से निकाले जाने वाले ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है। These oxides dissolve in rainwater to form sulfuric acid and nitric acid, which fall down in the form of acid rain. Acid rain harms statues, buildings, soil, plants, etc. क्या होता है, ये सारे ट्राईऑक्साइड्स बाद में जब रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये नीचे किस तरीके से गिरते हैं, एसिड रेन। ये ना केवल आपके बिल्डिंग्स को हार्म कर रहे हैं, स्टैचूज को हार्म कर रहे हैं, बल्कि आपके सॉइल को और प्लांट्स को भी हार्म कर रहे हैं, और आपकी जो सब्जियां आपको मिलती हैं फिर वो भी उतनी प्योर नहीं होती हैं। तो पूरा इकोसिस्टम ही इन सारी गैसेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपके जितने भी अलग अलग फ्यूल्स में जिसमें कार्बन होता है, जो फर्दर हीट अप होने पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि हीट को ट्रैप कर देती है। The excessive use of such fuels lead to increase in the level of carbon dioxide in the temperature. Due to this, the average temperature of Earth increases. This increase in the temperature is called global warming. जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, अब क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, सारी हीट को ये ट्रैप कर सकती है, तो आपकी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम न्यूज में आजकल सुनते हैं एज ग्लोबल वार्मिंग। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कैपेसिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर ट्रैप कर सके। It results in melting of glaciers, which consequently leads to rise in the sea level that may cause floods in coastal area. अब इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है उतना ज़्यादा जो बर्फीली जगह होती है वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। अब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जितने भी समुद्री तट यानी कि कोस्टल एरियाज जितने भी हैं उसमें बाढ़ आने के चांसेस होंगे। तो इवेंचुअली कुछ फैक्ट्रीज हमारी कुछ चीज़ों की वजह से इवेंचुअली बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट इंसानों को ही खतरा हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इन टर्न इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ह्यूमंस को ही असर कर रहे हैं। फायर फाइटिंग। Though fire is useful, uncontrolled fire can be dangerous and may cause heavy loss of property and life. Burning of substances caused either by human activities or due to natural phenomena can be disastrous if not handled carefully. Spontaneous combustion of coal dust has resulted in disastrous fire in coal mines. अब कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लिमिट में होती है तो ही फ़ायदा देती है, अनलिमिटेड हो जाती है तो वो फ़ायदा नहीं देती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी चीज़ क्यों ना हो। सिमिलरली आग भी कम होगी, लिमिट में होगी तो ही आपको फ़ायदा देगी, लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगी, आपके आसपास की चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखे गए हैं जहां पर कोल माइंस में भारी आग लगने की वजह से लोगों की भी मौत हुई है और आसपास के लोगों को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। इसीलिए बोला जाता है जितनी भी चीज़ें हो, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, लिमिट में ही ठीक होती हैं। The following measures should be taken to extinguish a fire. If the clothes of a person catch fire, he or she is asked to roll on the floor or is covered with a thick woolen blanket. This cuts the oxygen supply and douses the fire. In many cases of fire accidents, water is used as a fire extinguisher. किसी इंसान के कपड़े में अगर आग लग जाती है तो दो चीज़ें करना इंपॉर्टेंट होता है, इससे आग आपकी बुझ सकती है। या तो तुरंत ही उसको बोलिए कि नीचे सरफेस पे रोल होना शुरू कर दे ताकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो कट के आए, एक पॉइंट पे बंद हो जाए, या फिर उसको मोटी ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाए, इससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, हेंस आपका आग बुझ जाती है। दूसरा है वाटर कैन एक्सटिंग्विश
fire in a forest which has wood and dry leaves. Here water works as a coolant and thus reduces the temperature below the ignition point. तो पानी को बहुत सारी जगह पे एज एन एक्सटिंग्विशर यूज करा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जंगल में आग लग गई है तो वहां पर पानी फेंका जाता है. एज अ कूलेंट वो यूज करा जाता है. टेम्परेचर को वो अच्छा खासा नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी आग बुझ जाती है. वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ फॉलोइंग. लेकिन पानी को कुछ केसेस में आप यूज नहीं करते हैं. वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ फायर कॉज्ड ड्यू टू लिक्विड फ्यूल लाइक ऑयल or electric short circuit. Oil is lighter than water and floats on its surface, hence water cannot extinguish such fire. तेल से लगी जाने वाली आग, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है ये. और इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली से लगी जाने वाली आग, उसमें आप पानी कभी भी नहीं डालते हैं. इलेक्ट्रिकल फायर में डालेंगे आपको करंट लग जाएगा, आग नहीं बुझेगी, वैसी की वैसी रहेगी. ऑयल पानी से हल्का होता है, इसीलिए आप नोटिस करेंगे पानी में जब आप ऑयल को डालते हैं वो डिसॉल्व भी नहीं होता, वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है. तो ऑयल से लगी जाने वाली आग में भी अगर आप पानी डालेंगे तो वो बुझेगी नहीं. वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर. इट माइट गिव शॉक्स. Hence, other means of extinguishing fire like carbon dioxide and nitrogen are used. तो ऐसी लोकेशंस पे किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. जैसे आपके ये जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को फिल किया जाता है. और इलेक्ट्रिकल फायर्स या फिर पेट्रोल वाली जो फायर्स होती हैं, इनका छिड़काव होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट extinguisher for the fire caused by burning of inflammable liquids like petrol or oil and also electrical fires. Carbon dioxide being heavier than air forms a layer on the burning material and cuts the supply of oxygen. This stops fire. Also, the carbon dioxide gas does not harm most of the electrical equipment. अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑयल वाली जो आपकी फायर्स होती हैं या फिर इलेक्ट्रिकली कॉज्ड फायर्स होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ऑक्सीजन से हेवियर है. जैसे आप इसको छिड़कते हैं, ये सब्सटेंस के आसपास एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाता है. प्लस बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है. Carbon dioxide is stored at high pressure as a liquid in cylinders. When released from the cylinder, it comes out in the vapor form and expands and envelopes the fire, cutting off oxygen supply and bringing down the temperature. कैसे होता है? हाई प्रेशर्स में इनको ऐसे सिलेंडर्स में डाला जाता है, लिक्विड फॉर्म में. स्प्रे करके आप देखेंगे तो वेपराइज्ड फॉर्म में आता है. सब्सटेंस के आसपास एक लेयरिंग का फॉर्मेशन कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, हेंस आपकी जो आग है वो बुझ जाती है. Soda fire extinguishers are also used these days. They contain sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid in two separate compartments. When the fire extinguishers are used, the two come in contact and carbon dioxide is produced. तो आजकल सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसमें आपकी क्या दो चीज़ें हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं. जब इनको स्प्रे किया जाता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं और फाइनली क्या प्रोड्यूस करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. Keep in mind, combustion, a chemical reaction in which a fuel reacts with oxygen to give out heat and light. Combustible substances, the substances that undergo combustion. Flame, the visible light emitting gaseous part of a fire. Fuels, substances that burn to produce heat and light energy. Calorific value, the amount of heat energy released by a unit quantity of fuel ऑन कंप्लीट कंबशन इन ऑक्सीजन. तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है? कंबशन, यानी कि किसी भी चीज़ पे जब आप फायर लगाते हैं तो वो रिएक्ट करती है. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कंबशन हो पाता है. फिर फ्लेम होता है, विजिबल पार्ट होता है आपके ये कंबशन का. रैप इट अप. द मटीरियल्स सच एज वुड, कोल, कोक, hydrogen, petroleum gas, compressed natural gas CNG, alcohol and ether are combustible materials. Combustion reaction, there must be a combustion higher than the ignition temperature. The substances such as LPG, CNG, petrol, diesel, oil, kerosene oil are inflammable substances.
Fuels are substances which on combustion produce energy in the form of heat. Good fuels have high calorific value, they have moderate rate of combustion and moderate ignition temperature, are लीस्ट पोल्यूटिंग एंड बर्न कम्प्लीटली। तो आपने इस चैप्टर में कंबशन के बारे में पढ़ा। कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, और पार्शियल कंबशन में हमेशा आपके पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कंप्लीट कंबशन होता है वो बहुत हद तक सेफ होता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।